हाय फ्रेंड्स, सबको गुड इवनिंग। आप लोग को 20 प्रश्नों का क्यूज जो चल रही थी, तो आज का 20 प्रश्नों में प्रथम प्रश्न आप लोग को जा रहा है स्क्रीन पर। प्रथम प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1966। आप जल्द ही आंसर देने का प्रयास करें, ज़्यादा समय ना लें। चलिए आंसर दीजिए, सारे लोग आंसर दिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर दिया है। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना हुआ 1926 में। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रमंडल को अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉमनवेल्थ कहा जाता है। अर्थात राष्ट्रमंडल किसे कहते हैं? राष्ट्रमंडल के अंतर्गत वे देश आते हैं जो कभी ब्रिटिश राज के अधीन रहे। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुआ और मुख्यालय इसका लंदन में है और वर्तमान में इसके सदस्य की संख्या 54 है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी की चर्चा करते हैं। 1945 क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1961। 1961 क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुआ था। 1966 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना 1966 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी सीरा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए जल्दी आप आंसर देने का प्रयास करें। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर दें, सारे लोग आंसर दें। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? चलिए कुछ का आंसर आ चुका, बहुत अच्छा है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सीरा कहा जाता है। याद रखना, शरीर से हृदय की ओर सीरा, शरीर से हृदय की ओर सीरा, और हृदय से शरीर की ओर जाएगा तो धमनी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी ओम बिरला, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए आंसर दे, बहुत आसान प्रश्न है, सारे लोग इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, कुछ का आंसर आ चुका, बहुत अच्छा। चलिए 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा महाजन, ए 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी मीरा कुमार, यह 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपके सामने है 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, क्या कर रहा है देखते हैं। आपका प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? यही आपका प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1793 के चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1784 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर अधिनियम। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर आना चाहिए, ज्यादा देर ना करें। चलिए बहुत अच्छा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है, 1784 का चार्टर अधिनियम इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1793 के चार्टर अधिनियम क्या कहता है? 1793 क्या? कर्मचारियों का वेतन का उल्लेख किया गया 1793 का चार्टर अधिनियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या किया गया? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1833 क्या है? बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, इसका वर्णन है 1833 का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में छूट जाता है या गलत हो जाता है, मारने में दिक्कत होता है। सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? ऑप्शन ए प्रथम,
ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए आंसर दें। सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? ऑप्शन ए गलत आंसर है। चलिए तो इसका आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, द्वितीय, यानी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कैसे कैसे मारना है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए श्रोता जो होता है वह 3 श्रेणी में पाया जाता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में। तो प्रथम श्रेणी में किसको मारेंगे? ठीक है, प्रथम श्रेणी में उसी को मारेंगे जिससे क्या होता है, जो कहते हैं कि बीच में नट बोल्ट होता है उस पर वह घूमता है। ठीक है, तो घूमता है वह हो जाता है प्रथम श्रेणी। जैसे कैंची, कैंची देखते हैं बीच में कुछ कील रहता है उस पर घूमता है। ठीक है, कैंची, पिलास, सीका, ये सब क्या घूमता है, तो ये सब हो गया प्रथम श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी जो बीच में काम होता है, बीच में रखकर, जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन जो होता है, तो नींबू क्या होता है, बीच में रखकर उसको दाबते हैं तो क्या होता है, उसका रस गिर जाता है। ठीक है, तो बीच में जो काम होता है। सरौता, सरौता क्या है, कसेली काटने वाला जो होता है सरौता होता है, देखते हैं बीच में रख कर उसको काटा जाता है। ठीक है, तृतीय श्रेणी कौन हुआ, जिससे आगे से काम करते, जैसे मनुष्य का हल, हल देखिए आगे से आता है, मनुष्य का हाथ, हाथ देखिए आगे से काम करते हैं ना, तो आगे जो काम होता है वह तृतीय श्रेणी हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरकारी उपक्रम समिति को, ऑप्शन बी नियम समिति को, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति को, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए आंसर आना चाहिए, बहुत आसान प्रश्न है आज का, सारे लोग का आंसर आना चाहिए। प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है? आंसर दें, सारे लोग आंसर दें। बहुत कम जुड़े हुए हैं, क्यों से? मित्रों के पास शेयर करें। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लोक लेखा समिति। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। नियम समिति, नियम समिति में लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 16 सदस्य होता है। आगे है ऑप्शन नंबर सी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 जो है राज्यसभा। और क्वेश्चन में आपका प्राक्कलन समिति था, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा में ही सदस्य होते हैं, और वो होते हैं कितना, 30 होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऑप्शन बी ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक, आंसर दें, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब गलत है। चलिए ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कुछ लोगों ने आंसर दिया, चलिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब क्या है? सिर्फ घनत्व का मात्रक है। ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब सिर्फ घनत्व का मात्रक है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि मुगल काल में रुपयों की सर्वाधिक ढलाई किसके समय होता था? ठीक है, मतलब रुपयों को सर्वाधिक ढलाई जो होता था किसके समय होता था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। चलिए आंसर आना चाहिए, चलिए आंसर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मुगल काल में रुपयों का ढलाई सबसे अधिक किसके समय हुआ था? चलिए बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, औरंगजेब के समय हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 21 जून संबंधित है, 21 जून संबंधित है, ऑप्शन दिया हुआ है कर्क संक्रांति से, ऑप्शन बी मकर संक्रांति से, ऑप्शन सी को दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए आंसर दें, 21 जून किससे संबंधित है?
चलिए, आपका कुछ का आंसर आ चुका, बहुत अच्छा है। तो अकेश जो संबंधित है कर्क संक्रांति से, इस दिन क्या होता है? सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, ठीक है। सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, उसी को हम कर्क संक्रांति कहते हैं। और इस दिन मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऑप्शन नंबर ई मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में क्या होता है? 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होता है, जिसमें सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है, और यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। मिस्र के किसान क्या कहलाते थे? मिस्र के किसान क्या कहलाते थे? यही ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए छग्गा, ऑप्शन बी क्रील, ऑप्शन सी वाडुंगा, ऑप्शन डी फेल्लाह। चलिए आंसर दें। मिस्र के किसान क्या कहलाते थे? बहुत कम का आंसर आता है, सारे लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आया है। तो मिस्र के किसान फेल्लाह कहलाते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, फेल्लाह कहलाते थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन है? ऑप्शन ए टंगानिका, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी सुपिरियल झील, ऑप्शन डी टीटीकाका लेक। चलिए आंसर आना चाहिए, सारे लोग का आंसर आना चाहिए, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए आंसर दें, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए, बहुत अच्छा, लेकिन बहुत सारे का गलती भी है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन है। तो विश्व की सबसे लंबी लिखा हुआ था, देखिए क्वेश्चन आपका सबसे लंबी लिखा हुआ था, ना कि बड़ी लिखा हुआ था। कुछ लोगों ने ऑप्शन सी का भी जवाब आया है। चलिए, बहुत अच्छा है। जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, टंगानिका झील है। सबसे लंबी मीठे पानी का झील जो है टंगानिका झील है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। सबसे बड़ी बोलेगा तो सुपीरियर झील, सबसे लंबी बोलेगा तो टंगानिका झील। तो टंगानिका झील कहाँ? तंजानिया में है, ठीक है। और 660 किलोमीटर यह लंबा है, ठीक है। ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है, ठीक है। और सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो अमेरिका कनाडा की सीमा पर अवस्थित है। ऑप्शन डी टीटीकाका झील। टीटीकाका झील पेरू बोलिविया की सीमा पर है, और टीटीकाका झील को हनीमून लेक भी कहते हैं। हनीमून लेक भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है हनीमून लेक, ठीक है, टीटीकाका झील का। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। हाफ ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है? हाफ ए लाइफ किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा, ऑप्शन डी वी.एस. नायपाल। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, वी.एस. नायपाल। हाफ ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? वी.एस. नायपाल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत अच्छा प्रश्न है। माता बसंत किसे कहा जाता है? यही प्रश्न आपका है। माता बसंत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, और ऑप्शन डी सुमित्रा महाजन। चलिए आंसर आना चाहिए, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए, कुछ लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोगों का गलत भी है। चलिए ठीक है, तो माता बसंत एनी बेसेंट को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन को ताई कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर। माणिक एवं नीलम किसके ऑक्साइड है? बहुत अच्छा प्रश्न है। माणिक एवं नीलम किसकी ऑक्साइड है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी चांदी।
चलिए आंसर दीजिए। बहुत कम का आंसर आ रहा है, सारे लोग आंसर देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रश्न आप लोग के लाइक है, उपयोगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, और जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यही आपका प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी +1, ऑप्शन नंबर सी 0 और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। आपका आंसर क्यों का आना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है, सारे लोग को पता है। चलिए बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आ चुका है। आप लोग का नेट स्लो होने के कारण कुछ का आंसर लेट में आता है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1 होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन पर आवेश +1 होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी सुसीम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी, चलिए आंसर दें। चलिए कुछ का आंसर आ गया, बहुत अच्छा। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अशोक थे। ठीक है, तो अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है, और मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए थे। और सुसीम कौन है। सुसीम अशोक के बड़े भाई का नाम सुसीम था। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, छठी पंचवर्षीय योजना का काल अवधि। ऑप्शन नंबर ए 1980 से 85, ऑप्शन नंबर बी 1974 से 78, ऑप्शन नंबर सी 1969 से 74, ऑप्शन नंबर डी 1985 से 90। चलिए आंसर दीजिए। छठी पंचवर्षीय योजना का काल अवधि, चलिए आंसर दें। चलिए बहुत अच्छा, छठी पंचवर्षीय योजना काल अवधि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 1980 से 85। ऑप्शन नंबर बी 1974 से 78 पांचवी पंचवर्षीय योजना का है। ऑप्शन नंबर सी 1969 से 74 जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और सातवां का है 85 से 90। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ। ऑप्शन ई 1956, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1982। वो दो छप गया एक ही। चलिए ठीक है, तो आंसर देने का प्रयास करें। भारतीय जीवन बीमा जिसको कहता है LIC की स्थापना कब हुआ। चलिए कुछ का आंसर तो आ भी चुका। चलिए बहुत अच्छा, LIC की स्थापना 1956। ठीक है, और GIC मतलब साधारण बीमा निगम की स्थापना 1972, और 1982 का है आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी बारेंद्र कुमार घोष, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। चलिए आप आंसर देने का प्रयास करें। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था। चलिए बहुत अच्छा, फास्ट देने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी किए थे। और कहाँ किए थे, इंग्लैंड में किए थे, 1887 में किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, किस संगठन ने कोविड-19 भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल शुरू किया। यही प्रश्न है, किस संगठन ने कोविड-19 भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल शुरू किया। यह आपका करंट प्रश्न है। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सुपर मॉडल शुरू किया। ठीक है, चलते हैं अब आपके अगला प्रश्न क्या है, जो कि आपका होमवर्क था, आपका कमेंट बॉक्स में भेजने का आंसर था। तो इसका आंसर बताया जा रहा है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, भूपेन हजारिका सेतु, जो कि असम में अवस्थित है।
ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और सबसे फास्ट आंसर देने का प्रयास किए थे राजकुमार, ठीक है, और दूसरा नंबर पर हैं राखी कुमारी सही आंसर में, ठीक है। एक ब्रजेश कुमार भी दिए थे लेकिन उनका आंसर गलत था। चलिए ठीक है, चलते हैं आप लोग का अगला जो कमेंट बॉक्स का होमवर्क क्या है। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें वीडियो समाप्त होने के बाद। और आज आप लोग का टॉपिक जो है भौगोलिक उपनाम है। क्या है? भौगोलिक उपनाम है। तो देखते हैं भौगोलिक उपनाम में प्रश्न क्या आ रहा है। आपका प्रश्न भौगोलिक उपनाम में राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। पृथ्वी का स्वर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। सुरमा नगरी किसे कहा जाता? बरेली को। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता? केरल को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता? कश्मीर को। और छो में है नवाबों का शहर लखनऊ। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। ये आपका होमवर्क है, आपको याद करना, ठीक है। डेली अगर याद करते जाइएगा तो बहुत सारे, एक महीना में बहुत सारे प्रश्न आप लोग के माइंड में, आप लोग के जहन में आ जाएगा, जो कि आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, प्रश्न आपके लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, और जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं, अब अगले दिन मिलते हैं अच्छे प्रश्नों के साथ, ठीक है। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद, गुड नाइट।